नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं में अध्याय 1 के अंतर्गत हम जीवों में जनन वाला चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने लैंगिक जनन के बारे में चर्चा की है अभी तक, और लैंगिक जनन क्या होता है और इससे संबंधित कुछ शब्दावलियों के बारे में हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, उसको कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने द्विलिंगी के बारे में बात की है, एक लिंगी के बारे में बात की है, जिसको हम मोनोसियस और डायोसियस कहते हैं। इसी के साथ साथ में हमने एक डायग्राम के माध्यम से बताया था कि किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म के अंदर यदि वो मोनोशियस है तो किस प्रकार से एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको दोनों जो सेक्स ऑर्गन्स वो देखने को मिलेंगे, और एक डायोशियस है तो उसमें एक ऑर्गेनिज्म मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। इस संबंध में हमने चर्चा की है। उसी के साथ साथ में लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म हम पढ़ चुके हैं। और लैंगिक जनन की अवस्थाओं के अंतर्गत हमने इसे डिवाइड किया था 3 अवस्थाओं के अंदर, जिसमें हमने प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम डिवाइड किया था। इसके अंतर्गत हम प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र, वही जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर जाइगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस को रखा था हमने। पिछले जो लेक्चर है उसके अंदर हमने गैमेटोजेनेसिस के बारे में थोड़ी चर्चा की थी, और कितने प्रकार के गैमेट्स बनते हैं वो हमने देखा था। जैसा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने गैमेटोजेनेसिस में देखा था, और किस प्रकार से 2 प्रकार के गैमेट्स हमने बताए थे। एक जो था वो आइसोगैमेट्स था और दूसरा हेटेरोगैमेट्स था। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं विद डायग्राम। हम आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो गैमेटोजेनेसिस के दौरान किस प्रकार से सेल डिवीज़न होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। युग्मक निर्माण के दौरान कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है उसको देखेंगे। जैसा हम पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर चर्चा कर चुके हैं कि जितने भी विषम युग्मकी या हेट्रोगेमी प्रजाति होते हैं, इसके जो जीव होते हैं, उनमें 2 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। एक मेल युग्मक या नर युग्मक, दूसरा मादा युग्मक होता है। तो युग्मक जो होंगे आपको याद रखना है कि जो युग्मक या गैमेट होते हैं वो सदैव कैसे होते हैं, हेप्लाइड होते हैं। यदि कोई ऑर्गेनिज्म द्विगुणित है तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम के जो सेट्स होंगे वो कैसे होंगे, 2n होंगे। कैसे होते हैं, 2n। आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। कोई यदि ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर द्विगुणित है तो उसमें कैसे होंगे, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, सेट होंगे। और यदि वो अगुणित है तो अगुणित के अंदर कैसे होंगे, वो अगुणित के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कैसे, एक सेट उसके अंदर पाया जाएगा तो वो n होगा। तो चाहे ऑर्गेनिज्म द्विगुणित हो या फिर अगुणित हो, मतलब डिप्लॉइड हो या हेप्लॉइड हो, दोनों में जो गैमेट का निर्माण होता है, दोनों के अंतर्गत जो गैमेट या युग्मक बनेंगे वो या तो मेल या फीमेल, दोनों ही युग्मक हमेशा कैसे होंगे, आपके हेप्लॉइड होंगे। उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होंगे, एन सेट में पाए जाएंगे, डिप्लॉइड नहीं होंगे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि युग्मक सदैव कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म में यदि डिप्लॉइड होगा तो भी जो गैमेट होंगे वो कैसे होंगे, हेप्लॉइड होंगे। और ऑर्गेनिज्म में यदि हेप्लॉइड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर यदि एक सेट के अंदर पाए जा रहे हैं, तब भी उसके अंदर जो गैमेट होंगे वो युग्मक होंगे वो कैसे होंगे, हेप्लॉइड ही होंगे। देखिए ना, तो युग्मक सदैव कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। चाहे उनके जो पेरेंट्स होंगे, जनक होंगे जिससे वो उत्पन्न होते हैं, वो अगुणित हो मतलब हेप्लॉइड हो, कौन सी कंडीशन, एन वाली कंडीशन, या द्विगुणित हो या डिप्लॉइड हो, कौन सी कंडीशन आपकी, 2n वाली कंडीशन हो। द्विगुणित हो, अगुणित या हेप्लॉइड जीव जो होंगे वो समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा युग्मक का निर्माण करेंगे या युग्मक उत्पन्न करेंगे। यदि कोई ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या नंबर ऑफ क्रोमोसोम के जो सेट है वो कैसे हैं, हेप्लॉइड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन सेट के अंदर पाए जा रहे हैं, 1n है, तो जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी उसके द्वारा जो गैमेट बनेंगे, तो इस दौरान जो सेल डिवीज़न होगा, कोशिका विभाजन जो होगा वो कौन सा होगा, माइटोटिक होगा। कौन सा कोशिका विभाजन होगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा, जिसको हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन जो होगा उसके माध्यम से जो हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है
जो अगुणित जीव है उसके द्वारा जो गैमेट बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, अगुणित ही होंगे, वो भी कैसे होंगे, हेप्लाइड ही होंगे, क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन यहाँ पर होता है। तो आपको याद रखना है कि जब हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, कैसा ऑर्गेनिज्म है, हेप्लॉइड है, तो हेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर आपका जो सेल डिवीजन होगा वो कैसा होगा, माइटोटिक प्रकार का या समसूत्री डिवीजन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इन केस यदि इसको थोड़ा सा आगे पढ़ लेते फिर हम चर्चा करेंगे। ऐसे जीवों में मोनेरा, शैवाल, कवक एवं ब्रायोफाइट के सदस्य होते हैं। इनमें जो शरीर होता है वो कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है। जो बॉडी होगी, जो पेरेंट्स होंगे वो भी कैसे होंगे, हेप्लॉइड होंगे। इनको हेप्लॉइड पादपकाय या प्लांट बॉडी इनको कहा जाता है। ऐसे जीवों में समसूत्री विभाजन के द्वारा समसूत्री विभाजन जो होगा उसके माध्यम से युग्मकों का निर्माण होगा। और जब निषेचन होगा, फॉर एग्जांपल जैसे यदि हम चर्चा करें इसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के नंबर ऑफ क्रोमोसोम किससे हैं, एन है। इस ऑर्गेनिज्म के द्वारा गैमेट का निर्माण किया गया, तो गैमेट भी कैसे होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी कैसे होंगे, हेप्लॉइड ही होंगे। तो एक गैमेट ये हो गया, दूसरा गैमेट हम इसको बताएं इसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा या फिर जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा उसके द्वारा यदि वो भी हेप्लॉइड है, उसके द्वारा यदि युग्मक का निर्माण किया जा रहा है तो वो युग्मक भी कैसा होगा, हेप्लॉइड होगा। मान लो ये वाला मेल है और ये कैसा है, फीमेल है। तो जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तो निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है कि युग्मक संलयन होगा, युग्मक का फ्यूज होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर जो निषेचन के पश्चात, फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो कोशिका बनेगी, जाइगोट बनेगा, वो कैसा हो जाएगा, 2n हो जाएगा, क्योंकि एक n तो होगा वो मेल से आएगा, एक n जो होगा वो फीमेल से आएगा। इस प्रकार से जो कोशिका बनेगी वो कैसी बनेगी, निषेचन के पश्चात डिप्लॉइड बनेगी। ये कैसी हो गई, डिप्लॉइड हो गई। आपको याद रखिएगा ना, ये डिप्लॉइड बन गई है। तो डिप्लॉइड वाली अवस्था जो है वो कब बनी है, निषेचन के पश्चात। यदि ऑर्गेनिज्म अगुणित है, यदि ऑर्गेनिज्म अगुणित है और वो लैंगिक जनन की प्रक्रिया करता है, तो इसमें गैमेट निर्माण की जो प्रक्रिया है, गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी, वहाँ पर जो विभाजन होगा वो कौन सा होगा, समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन यहाँ पर होगा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर विभाजन जो होगा वो समसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होगा। और जो निषेचन के पश्चात जो कोशिका बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, या जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। इस जाइगोट में आगे चलकर कौन सा डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, यहाँ पर मियोसिस होगा। आगे चलकर इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा या अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा बनेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें कैसे हो जाएंगे, इसके जाइगोट की तुलना में आधे हो जाएंगे। तो ये इसको रिडक्शनल डिवीजन हम बोलेंगे या अर्धसूत्री विभाजन इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अगुणित ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंतर्गत गैमेट निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होती है, वो समसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। ठीक है, गैमेट निर्माण की प्रक्रिया समसूत्री विभाजन के द्वारा होगी। और जो क्योंकि जो पादप का है वो भी कैसा होता है, अगुणित होता है, वो भी हेप्लॉइड होता है। तो जो गैमेट बनेंगे समसूत्री विभाजन से वो भी कैसे बनेंगे, हेप्लॉइड ही बनेंगे। ऐसे जीवों में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो निषेचन के पश्चात या फर्टिलाइजेशन के पश्चात किस में होता है, जाइगोट में होता है। और फलस्वरूप जो संतति बनेगी, जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो कैसी बनेगी, फिर हेप्लॉइड बनेगी। उसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का जो सेट होगा वो सिंगल हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे हम चर्चा करें, डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म होंगे, द्विगुणित जो जीव है उनमें जनकीय शरीर या पेरेंट जो होता है वो कैसा होता है, द्विगुणित होता है, वो डिप्लॉइड होता है। उसमें मतलब ये यदि ऑर्गेनिज्म है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम के जो सेट होंगे वो कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे, 2 के गुणज में होंगे वो। ऐसे जीवों में हेप्लॉइड युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस के दौरान कौन से कोशिका विभाजन के द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, जिसको हम मियोसिस बोलेंगे। यहाँ
चीज़ें स्पष्ट हो रही है। जिस प्रकार से हमने उसमें अगुणित वाले में देखा था, वहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ सेट जो क्रोमोसोम के थे वो कैसे थे, सिंगल था, एक के गुणज में था। लेकिन यहाँ पर कैसा है, 2n है। तो यदि हैप्लॉइड गैमेट बनाना है तो यहाँ पर हमको कौन सा डिवीज़न करवाना पड़ेगा, रिडक्शनल डिवीज़न करवाना होगा। यहाँ पर हमको क्या करवाना होगा, रिडक्शनल डिवीज़न, जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस करवाना होगा। उस मियोसिस की प्रोसेस के माध्यम से यहाँ पर हमको गैमेट जो प्राप्त होंगे, युग्मक जो प्राप्त होंगे, वो कैसे प्राप्त होंगे, अगुणित प्राप्त होंगे। इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जो सेट है वो कैसे होंगे, पेरेंट्स की तुलना में आधे होंगे। तो आपको याद रखना है कि जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, द्विगुणित जीव जो होंगे, उनके अंतर्गत गेमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में कौन सी सेल डिवीज़न होगा, वो अर्धसूत्री या मियोसिस होगा, अर्धसूत्री या मियोसिस होगा। ऐसी कोशिकाएं जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित हैप्लॉइड गैमेट उत्पन्न करती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, युग्मक मात्र कोशिका या गैमेट मदर सेल बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो सेल है जिसके द्वारा गैमेट का निर्माण किया जा रहा है, उसको हम गैमेट मदर सेल या अर्धसूत्राणु या मियोसाइट बोलते हैं। तो ये क्या है, आपका मियोसाइट है। आपको याद रखना है कि इसको हम क्या बोलेंगे, अर्धसूत्राणु, या इसको हम बोलते हैं मियोसाइट। तो मियोसाइट में रिडक्शनल डिवीज़न होगा, उसके माध्यम से आपको हैप्लॉइड गैमेट प्राप्त होंगे। ठीक है, इनमें केवल एक सेट पाया जाता है, मतलब कौन सा स्थिति, एन कंडीशन वाली स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये गैमेटोजेनेसिस के दौरान कौन कौन सी किस प्रकार से सेल डिवीज़न होता है वो हमने चर्चा की। आपको ये क्लियर हो चुका होगा, स्पष्ट हो गया होगा कि यदि अगुणित ऑर्गेनिज्म है या हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जो होगा एक फिशनल डिवीज़न होगा, जिसको माइटोटिक सेल डिवीज़न कहते हैं, उसके माध्यम से गैमेट्स का निर्माण होगा। और यदि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, यदि पेरेंट्स कैसा है, द्विगुणित है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होंगे, 2 के गुणज के अंदर पाए जा रहे हैं, तो उसमें गैमेट्स का जो निर्माण होगा या गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी, उस दौरान जो सेल डिवीज़न होगा वो कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस होगा। और वो सेल्स जो गैमेट्स का निर्माण करेगी द्विगुणित कोशिकाओं के अंदर, उसको हम बोलेंगे मियोसाइट बोलते हैं, या इसको हम अर्धसूत्राणु कहते हैं। आगे जो नेक्स्ट आता है आपका गैमेट, हमने जो फर्स्ट इवेंट्स के अंदर देखी थी गैमेट फॉर्मेशन की, तो उसमें हमने गैमेटोजेनेसिस देखा था, और उसके बाद में अब चर्चा करते हैं गैमेट ट्रांसफ़र की। क्योंकि हमारा जो मुख्य ध्येय होता है वो होगा कि युग्मकों का आपस में संलयन कराना। तो ये गैमेट उत्पन्न हो गए हैं, युग्मक बन चुके हैं, अब युग्मकों का आपस में संलयन कराना है, तो इसको हम बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण या गैमेट ट्रांसफ़र। तो देखिए इसमें क्या होता है। तो युग्मक निर्माण के पश्चात या गैमेट निर्माण के पश्चात, गैमेटोजेनेसिस के पश्चात नर एवं मादा युग्मक निषेचन के लिए एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं। नर युग्मक प्राय कैसा होता है, चल होता है। ध्यान रखिएगा, जो मेल गैमेट होता है वो अधिकांशतः ऑर्गेनिज्म के अंदर हमको कैसा देखने को मिलेगा, मोटाइल देखने को मिलता है। वही जो मादा युग्मक होता है वो कैसा होगा, अचल या नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, अतः नर युग्मक विभिन्न माध्यमों जैसे कि जल है, वायु है, या इंसेक्ट्स है, या कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म है आदि की सहायता से मादा युग्मक तक पहुंचता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। ठीक है, तो 2 प्रकार के युग्मक हमने बता दिए हैं कि युग्मक 2 प्रकार के बनते हैं, एक मेल गैमेट बनेगा और एक फीमेल गैमेट बनेगा। अधिकांश जो जीव होंगे उसमें जो नर युग्मक होता है वो कैसा होता है, सूक्ष्म होता है, इसको हम माइक्रो गैमेट भी बोलते हैं। नर युग्मक कैसा होगा, सूक्ष्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो गैमेट बोलते हैं। तो ये माइक्रो गैमेट जो होता है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है। ये कैसा होगा, मोटाइल होगा, इसके अंदर गति होगी, ये चल होगा। तो और जो फीमेल गैमेट होता है वो कैसा होता है, साइज में बड़ा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो बोलते हैं या मेगा गैमेट बोलते हैं। ठीक है, कैसा बोलते हैं, ये मैक्रो होता है या मेगा गैमेट बोलते हैं। और ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, ये नॉन मोटाइल होता है। कौन सा वाला, आपका फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल यहाँ पर अधिकांश ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है। तो इसलिए जो माइक्रो गैमेट होगा या जो नर गैमेट होगा उसको मादा गैमेट तक पहुँचाना या वहाँ तक जाना, वो क्या कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण या गैमेट ट्रांसफ़र कहलाता है। तो माइक्रो गैमेट का या नर युग्मक का मादा युग्मक तक
जाने के लिए जो बाह्य माध्यम होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। उसके अंतर्गत पानी आ जाएगा, वाटर के अंदर, वायु के माध्यम से, कीट के माध्यम से, या दूसरे ऑर्गेनिज्म के माध्यम से ये मादा युग्मक तक इसको पहुंचाया जाता है। देखिए हमने कुछ पॉइंट्स इस यहाँ पर नोट किए हैं कि निम्न श्रेणी के पौधे जैसे कि शैवाल है, ब्रायोफाइट्स है एवं टेरिडोफाइट्स में जल जो होता है वो निषेचन के लिए माध्यम होता है, जिसके द्वारा नर युग्मकों का स्थानांतरण मादा युग्मक तक होता है। तो जो निम्न श्रेणी के पौधे होंगे, शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इनमें युग्मक स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? पानी के माध्यम से होता है, वाटर के माध्यम से होता है, मतलब जल के माध्यम से इनमें होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम देखें, चूँकि स्थानांतरण के समय यदि हम किसी माध्यम की सहायता से युग्मकों का स्थानांतरण कर रहे हैं तो उस दौरान जो नर युग्मक की हानि बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। देखिए हमने लिखा है, चूँकि स्थानांतरण के समय बहुत अधिक संख्या में नर युग्मक नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, यदि वाटर करंट के माध्यम से या हवा के माध्यम से ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं मेल ऑर्गेनिज्म से फीमेल ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव पार्ट तक, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक, तो इस दौरान बहुत सारे प्रीडेटर्स के माध्यम से इन गैमेट्स को नष्ट कर दिया जाएगा, या दूसरे भी बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, उनके माध्यम से जो गैमेट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अतः इसको कंफर्म करने के लिए कि मादा युग्मक से नर युग्मक का संलयन हो सके, तो इस स्थिति को बनाए रखने के लिए जो नेचर ने जो सुविधा प्रदान की, उसमें नर युग्मकों की इस हानि को पूरा करने के लिए मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना नर युग्मकों का निर्माण किया जाता है। मतलब नंबर ऑफ गैमेट्स यहाँ पर इंक्रीज कर दी है नेचर ने, कई गुना या बहुत हजारों की संख्या में नर युग्मकों का निर्माण किया जाता है और उनको जो भी माध्यम है उसके अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है। चाहे वो माध्यम आपका हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, या कोई इंसेक्ट के माध्यम से ये ट्रांसफ़र इसको किया जाए। तो संख्या ज़्यादा होने से जो निषेचन की या मादा युग्मक से मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, अब यदि हम देखें कि बीजीय पादप जो होंगे उनमें नर युग्मक कैसे होते हैं? अचल होते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे उन प्लांट्स के अंदर जो मेल गेमिट होता है वो कैसा होता है? अचल, नॉन मोटाइल होता है। और जो पराग कण होंगे, पॉलन ग्रेन जो होती है, वो नर युग्मकों के वाहक का कार्य करती है। आपने पिछली 10वीं कक्षा के अंदर परागण की प्रक्रिया पढ़ी होगी, तो उसमें हमने चर्चा की थी कि आपने पढ़ा होगा कि जो पॉलन या पराग कणों का स्त्री केसर की जो वृत्तिकाग्र है वहाँ तक पहुँचना परागण कहलाता है। तो परागण में क्या होता है? पराग कण स्थानांतरित होते हैं। तो पराग कण के अंतर्गत पराग कण में क्या होता है? मेल गेमिट होता है। यदि पराग कण हमने ये बताया तो उसमें क्या होगा? मेल गेमिट होगा। क्योंकि मेल गेमिट कैसा होगा? ये नॉन मोटाइल होता है, तो उसको ले जाने के लिए उसका वहन करने का काम कौन करता है? पराग कण या पॉलन ग्रेन करते हैं। तो नर युग्मकों के वाहक का कार्य कौन करता है? परागकण करते हैं। मादा युग्मक अंड या जो एग होगा वो ओवेरी में उत्पन्न होते हैं, और परागण या परागकण अनेक बाह्य माध्यम जैसे कि जल, वायु, जंतुओं द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है, और इस प्रक्रिया को हम परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं। हालांकि जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके अंतर्गत हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, और फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन है उस चैप्टर के अंतर्गत। तो हमने यहाँ थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया है कि पराग कणों का वर्तिका स्त्री केसर की या जो फीमेल फ्लावर है उसकी वर्तिकाग्र तक पहुँचना परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। आगे हम चर्चा करते हैं, जो नेक्स्ट है वो निषेचन। जैसे हमने जो इवेंट्स बताई थी, गैमेट निर्माण की प्रक्रिया जिसमें गैमेटोजेनेसिस हमने देखा, और सेकंड हमने गैमेट ट्रांसफ़र देखा। सेकंड वाली जो इवेंट्स आती है वो आती है आपकी निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो लैंगिक जनन का जो मुख्य मकसद होगा वो यहीं पर पूरा होता है निषेचन की प्रक्रिया में। ठीक है, तो निषेचन की प्रक्रिया क्या होगी? निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर एवं मादा युग्मक आपस में संलयित या फ्यूज होकर द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिनगेमी कहते हैं। आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होगा? जो मेल गेमिट होगा और जो फीमेल गेमिट होगा, ये दोनों कैसे होते हैं? हेप्लाइड होते हैं।
नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या सेट जो होगा वो कैसा होगा, इनमें 1n कंडीशन में होते हैं। तो इनका आपस में फ्यूज़ होना, इनका आपस में संलयित होकर एक द्विगुणित कोशिका बनाना, एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करना, ये कहलाता है आपका फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन, या इसको हम बोलते हैं निषेचन। तो निषेचन की प्रक्रिया क्या है? दोनों प्रकार के युग्मकों का आपस में संलयित होना निषेचन कहलाता है। जिससे जो संरचना बनेगी इसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट या युग्मनज इसको कहते हैं। और जाइगोट कैसा होता है? आपको दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम में, वो कैसा होगा? द्विगुणित होगा, डिप्लाइड जाइगोट होगा। तो इस प्रोसेस को हम सिनगेमी भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के अंदर सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्टिलाइजेशन के अंदर वो सभी इवेंट्स आ जाती है जिसमें युग्मकों का आपस में फ्यूज़ होना होता है, और सिनगेमी के अंदर इनके न्यूक्लियस का आपस में मिलना सिनगेमी कहलाता है ना, दोनों युग्मकों का। आगे हम चर्चा कुछ अनिषेक जनन के बारे में भी इसमें कर ले। तो अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस, जिस प्रकार से हमने फर्टिलाइजेशन के माध्यम से जो जाइगोट बनता है और जाइगोट आगे डेवलप होकर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेगा, जो विकसित होगा और क्या बनाएगा? ये ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर या कुछ जीवों के अंदर क्या होता है कि निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। जो मादा युग्मक है, ये कौन सा है? फीमेल गेमिट है। ये फीमेल गेमिट मेल गेमिट से फ्यूज़ नहीं होता है। ये फीमेल गेमिट मेल गेमिट से फ्यूज़ नहीं होगा, और विदाउट फ्यूज़ हुए, ये विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही ये क्या करेगा? नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। ठीक है, तो ये विकसित होकर या डेवलपमेंट के द्वारा, विकास के द्वारा डेवलप होकर क्या करेगा? नया ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग बना देगा, न्यू ऑफस्प्रिंग या संतति बना देगा ना, न्यू संतति यहाँ पर डेवलप हो गई। किससे? बिना फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो गया? नई संतति का निर्माण हो जाना अनिषेक फलन कहलाता है, या अनिषेक जनन कहलाता है, जिसको पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी 1 नंबर के अंतर्गत पूछा जाता है कि पार्थिनोजेनेसिस किसे कहा जाता है। तो हम इसको देखिए कि कुछ जीवों में, जैसे कि मधुमक्खी है, रोटीफर्स है आदि में, बिना निषेचन हुए ही मादा युग्मक से नए जीव का विकास होने लगता है। इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, यदि बिना निषेचन के जो गेमिट है वो डेवलप होकर यदि न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू ऑफस्प्रिंग बना रहा है, तो इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होंगे? n होंगे। मतलब ये ऑर्गेनिज्म भी कैसा होगा? हेप्लाइड होगा। आपको ये चीज़ें दिमाग के अंदर रखना है, आपको समझना है। यदि बिना निषेचन के युग्मक सीधा किसी नए ऑर्गेनिज्म का विकास कर रहा है, तो बनने वाला जो संतति होगा वो कैसा होगा? अगुणित होगा। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन कहलाती है। आगे चर्चा करें हम। अब युग्मक संलयन कहाँ होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? तो निषेचन वाले स्थान के आधार पर हम 2 प्रकार से बता सकते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन को। एक तो होता है बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाम से पता चल रहा है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है कि इस प्रकार का निषेचन मादा शरीर के बाहर संपन्न होता है। ठीक है, तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो मादा शरीर या फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं होगा, उसके शरीर के बाहर होगा। उदाहरण के लिए जितने भी जलीय जंतु है, उभयचर जंतु है तथा शैवाल, इनके अंतर्गत जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? एक्सटर्नल होता है, बाहर की ओर होता है। ठीक है, पर इस निषेचन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो न्यू संतति बनना या हम बोले फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, इसमें गेमिट का बहुत ज़्यादा या युग्मकों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और संभावना निषेचन की कम होती है। और हमने पहले भी चर्चा कर बता चुके हैं कि ऐसी स्थिति में जो प्रकृति ने जीवों को एक सुविधा दी है कि वो कई गुना या कई हज़ार की संख्या में युग्मकों का निर्माण करते हैं। दूसरा जो टाइप आता है वो होता है आंतरिक निषेचन का, या इसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
जैसे स्थलीय जीवों जैसे कि कवक है, उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी इनमें, और अधिकतर पादपों के अंदर जिसमें ब्रायोफाइट्स है, स्टेरियोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है में युग्मक संलयन की प्रक्रिया या जो निषेचन की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, जीव शरीर के भीतर संपन्न होती है, शरीर के अंदर संपन्न होती है। अतः यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन कहलाती है। आपको याद रखना है ये क्या होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम देखिए रेप्टाइल्स में देखने को मिलेगा, बर्ड्स में देखने को मिलेगा, मैमल्स के अंदर देखने को मिलेगा, और प्लांट्स में आपको ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये हमको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा ना। निम्न श्रेणी के प्लांट्स के अंदर आपको ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, लेकिन उस श्रेणी के जो प्लांट्स होंगे उसमें हमको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो निषेचन की संभावना है वो अधिक होती है बनिस्बत बाह्य निषेचन की तुलना में। ठीक है, आगे हम चर्चा करें तो निषेचन पश्च घटनाएं या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये थर्ड वाला टॉपिक है, इसके अंतर्गत जो हमने सेक्सुअल इवेंट्स हम देखा था उसमें। तो निषेचन पश्च घटनाएं, लैंगिक जनन में निषेचन के उपरांत होने वाली घटनाएं पश्च निषेचन घटनाएं या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाती है। ठीक है, तो निषेचन के पश्चात जितनी भी घटनाएं होगी वो किसके अंतर्गत आएगी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत आती है। तो इसके अंतर्गत हम दो घटनाओं को शामिल करेंगे। एक आता है युग्मनज निर्माण या जाइगोट फॉर्मेशन, और दूसरा जो आता है उसको बोला जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। दूसरा कौन सा आता है, एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाइगोट फॉर्मेशन या युग्मनज निर्माण। तो निषेचन के दौरान दो अगुणित नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है, जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये यदि नर युग्मक है और ये कौन सा है, मादा युग्मक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के जो सेट्स होंगे दोनों में कैसे होंगे, एन होंगे, दोनों में कैसे होंगे, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेट्स होंगे। अब ये दोनों आपस में फ्यूज़ होंगे। इस फ्यूज़न की प्रक्रिया को हमने क्या बोला था, फर्टिलाइजेशन बोला है। हमने फ्यूज़न की प्रक्रिया को क्या बोला, फर्टिलाइजेशन बोला है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो कोशिका, फर्टिलाइजेशन के बाद की जो कोशिका है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद की जो कोशिका होगी वो डिप्लॉइड होगी, वो द्विगुणित होगी। ठीक है, तो ये जो कोशिका बनती है इसको हम बोलते हैं जाइगोट या युग्मनस। ठीक है, ये क्या कहलाती है, आपकी जाइगोट कहलाती है। तो निषेचन के दौरान दो अगुणित या हैप्लॉइड नर तथा मादा युग्मकों का संलयन हो। ये यदि हम नर बताए, इसको हम मेल बताए और इसको क्या बताए, फीमेल गेमिट। तो इन मेल और फीमेल गेमिट का आपस में फ्यूजन होना, फर्टिलाइजेशन होना, ठीक है, तो संलयन होता है तथा एक द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जाइगोट का निर्माण हो गया। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज का निर्माण कहाँ होगा, बाह्य माध्यम में होगा। सिंपल सी बात है, यदि निषेचन बाहर हो रहा है तो बाह्य वातावरण के अंतर्गत ही जाइगोट का निर्माण होगा, जबकि वह जीव जो जिनमें आंतरिक निषेचन होता है उनके शरीर के भीतर युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखें हम, फंजाई एवं शैवाल से संबंध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं ना। आपको याद रखना है, जो कवक होंगे और जो एल्गी होंगे उनके अंदर उससे संबंधित जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो जाइगोट होता है उसके चारों ओर एक मोटी भित्ति का आवरण बन जाएगा। उसके चारों ओर एक मोटी भित्ति का आवरण बन जाएगा। जैसे यदि ये जाइगोट है 2n नंबर इनके क्रोमोसोम से, तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक मोटी भित्ति का आवरण यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बताइए, मोटी भित्ति का एक आवरण यहाँ पर डेवलप हो गया, विकसित हो जाती है। यह भित्ति जाइगोट की प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे कि उच्च ताप, शुष्कन या यांत्रिक चोट आदि से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो ये जो भित्ति है ये इसको एडवर्स कंडीशन के अंदर या जो प्रतिकूल वातावरण होगा उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, इसको सुरक्षा प्रदान करेगी। यह अंकुरण से पहले लंबे समय तक विश्राम अवस्था में या रेस्टिंग फेज के अंदर बना रहता है। इस प्रकार से युग्मनज इन जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहने की क्षमता
प्रदान करता है। तो यदि क्वेश्चन आ जाता है कि जो शैवाल है और जो कवक है उनका जायगोट के चारों ओर मोटी भित्ति क्यों बनती है या क्यों उपस्थित हमको देखने को मिलती है, तो हम बता सकते हैं कि जो एडवर्स कंडीशन है जिसके अंदर हम टेम्परेचर की बात करें या ड्राइनेस की बात करें या मैकेनिकल जो भी आघात है उसके बारे में चर्चा करें, तो उससे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो इस स्थिति में जो जाइगोट होगा वो रेस्टिंग पीरियड के अंदर कई समय तक बना रहता है और ये फिर आगे डेवलप अंकुरित होकर जर्मिनेट होकर नया ऑर्गेनिज्म ये बना देगा। ठीक है, आगे हम देखें चर्चा। पहला हमारा ये हो चुका है जाइगोट फॉर्मेशन वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस ना, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की ही सब चीज़ें आ रही है। तो ये आ गया एम्ब्रियोजेनेसिस, या इसको हम बोलते हैं भ्रूणोद्भव या भ्रूणोद्भव। तो युग्मनज से बोले युग्मनज से या जाइगोट से भ्रूण बनने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। आपको याद रखना है ये जाइगोट जो है, इस जाइगोट से ये कैसा है, डिप्लॉइड है। ये कैसा है, डिप्लॉइड है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कैसे है, 2n है। तो ये जो जाइगोट है ये जाइगोट से आगे डेवलपमेंट के द्वारा न्यू ऑर्गेनिज्म जब डेवलप होगा, न्यू संतति का विकसित हो जाएगा। यहाँ पर यदि ये न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया है ना, तो ये जो प्रक्रिया है यहाँ पर हम बोले न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू ऑर्गेनिज्म ये डेवलप हुआ है, बना है। तो जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म के बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, आपको याद रखना है एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया कहलाती है। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब जाइगोट से नए ऑर्गेनिज्म का विकास होना या नया जो ऑर्गेनिज्म है वो बनना, वो एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जाइगोट से भ्रूण बनने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। और एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान हमने बताया था कि ये कैसी होती है, सिंगल सेल है। ये कैसा है, वो यूनिसेलुलर है ना। जो ये कोशिका जाइगोट कैसा है, एक कोशिका है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। तो इस जाइगोट में एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान जो इवेंट्स होगी, जो प्रक्रिया होगी, वो है एक तो सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन, और दूसरा होता है सेल, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, सेल डिफ्रेंसिएशन या कोशिका विभेदीकरण। तो यहाँ पर जो सेल डिवीजन होगा, ठीक है, जाइगोट से जो ऑर्गेनिज्म का विकास होगा या एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी, यहाँ पर जो सेल डिवीजन होगा वो कौन सा होगा, माइटोटिक होगा। कैसा होगा, माइटोटिक प्रकार का सेल डिवीजन होगा या समसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हमने बता दिया कि समसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिकीय युग्मनज बहुकोशिकीय भ्रूण के अंदर बदल जाता है, और इस प्रकार भ्रूण की उत्पत्ति के समय दो घटनाएं होती है, दो प्रक्रिया होगी। हमने सेल डिवीजन बता दिया और दूसरा बताया सेल डिफ्रेंसिएशन। तो सेल डिफ्रेंसिएशन में क्या होगा कि प्रत्येक कोशिकाएं जो बनेगी वो आगे ऑर्गन्स बनाने का काम करेगी, उनमें विभेदीकरण होगा और वो अलग अलग कार्य के लिए विशिष्टीकृत हो जाएगी। ठीक है, अब आगे हम चर्चा करें इसके अंतर्गत युग्मनज के विकास के आधार पर जंतुओं को दो श्रेणियों के अंदर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो युग्मनज का जो विकास हो रहा है या जाइगोट का जो विकास हो रहा है उसके आधार पर हम जंतुओं को दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक आता है अंडप्रजक, या हम उसको बोलते हैं ओविपेरस। क्या बोलते हैं, ओविपेरस। ये भी कभी कभी एक एक या दो दो नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिएगा। अंड प्रजनक या ओविपेरस, तो ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे जंतु जो कैसे हैं, जो अंडे देते हैं, अंड प्रजनक या ओविपेरस कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको दिमाग में आ गया कि अंडे कौन कौन से देते हैं। जैसे रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स अंडे देते हैं, बर्ड्स हैं वो भी अंडे देते हैं। उसी प्रकार से आपका जो फिशेस हैं वो भी अंडे देते हैं। एम्फीबियंस के अंदर भी हम देखते हैं वो भी अंडे देने वाले होते हैं। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, ओविपेरस के अंतर्गत आते हैं। तो इस श्रेणी के अंतर्गत सरीसृप, पक्षी, मछलियाँ तथा उभयचर जंतु आते हैं। सरीसृप और पक्षियों के आपने अंडे देखे होंगे। तो ये क्या होते हैं, सुरक्षित स्थान पर ये अंडे
देते हैं। और आपने अंडों को ध्यान से देखा हो तो उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कठोर आवरण होता है, कवच होता है, जिसके द्वारा वो सुरक्षित होते हैं। ठीक है। तो आपने जैसा पक्षियों के अंडे देखे होंगे तो उसके चारों ओर भी क्या होता है, एक कठोर आवरण होता है। वो कठोर आवरण जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अब जो अंडे होते हैं वो एक निश्चित निवेशन अवधि तक रहते हैं, रखे रहते हैं। और उस अवधि को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है ना, निवेशन अवधि या इंक्यूबेशन पीरियड इनको कहते हैं। इसके बाद वो स्फुटित होकर एक नए शिशु को जन्म देते हैं। तो ये अपने परिवेश के अंदर आपने जैसा यदि हम पोल्ट्री फार्म देखें या घरों के अंदर भी मुर्गियाँ को पाला जाता है तो आपने उसमें देखा होगा कि जो मुर्गियाँ होगी वो अंडों को कुछ समय तक इंक्यूबेट करती है। यदि हम लैब के अंदर भी देखें तो जो मशीन होती है इंक्यूबेशन मशीन, उसके अंदर हम कुछ समय तक उसको इंक्यूबेट करेंगे। जैसा बर्ड्स के केस में हम देखते हैं कि लगभग 20 से 21 दिन के आसपास हम उनको इंक्यूबेट करते हैं। तो इसको बोला था इंक्यूबेशन पीरियड। उसमें जो जायगोट होगा वो विकसित होगा, उसके अंदर सेल ल्यूजन होगा और सेल डिफरेंशिएशन होगा और उसके बाद नया शिशु का जन्म होता है। वही हम देखते हैं मछलियाँ और जो एम्फीबियंस के अंडे देखे होंगे आपने, तो उस पर कठोर कवच का आवरण नहीं होता, उसमें उसका अभाव होता है। आगे हम चर्चा करें, नेक्स्ट है आपका सजीव प्रजक या जिसको बोला जाता है विविपेरस। तो ऐसे जीव जिनकी मादा प्रसव क्रिया द्वारा शिशु को जन्म देती है। ठीक है। ऐसे जीव जिनके में मादा क्या करेगी, प्रसव क्रिया के द्वारा शिशु को जन्म देती है, सजीव प्रजक कहलाते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत अधिकांशतः स्तनधारी, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, आते हैं। इनमें मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनस विकसित होता है और विकसित होकर शिशु का विकास होता है और एक निश्चित अवधि, जिसे कि हम गर्भधारण अवधि या गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, के पश्चात प्रसव क्रिया के द्वारा शिशु को जन्म देता है। तो आपको सजीव प्रजक किससे कहेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म से साधारण सी भाषा में बताएं तो ऐसे जीव जो बच्चे जिनमें मतलब अंडे न देते हो, वो प्रसव क्रिया के द्वारा क्या देते हो, उनसे शिशु उत्पन्न होता, पूर्ण विकसित शिशु यहाँ पर उत्पन्न होगा। तो इसके अंतर्गत मनुष्य भी आता है और जितने भी दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसा यदि हम चौपाया के अंदर हम देखें तो आपके गाय आता है, हाथी आता है, हिरण आता है। तो ये सब जंतु क्या है, बिल्ली भी है, कुत्ता भी, ये सभी के सभी क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म आपको सजीव प्रजनक के अंतर्गत हम रखते हैं, इनको विविपेरस इसको कहा जाता है। आगे हम चर्चा करें पुष्पीय पौधों के अंतर्गत। तो पुष्पीय पौधों में जो युग्मनस से भ्रूण का विकास बीजांड के अंदर एम्ब्रियो सेक के अंदर या भ्रूण कोश के अंतर्गत होता है। तो ये जो चैप्टर है वो हम आगे नेक्स्ट में पूरा और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो युग्मनस भ्रूण में जो जाइगोट होगा वो किस में बदल जाएगा, भ्रूण के अंदर बदल जाएगा, तथा जो बीजांड है या ओव्यूल है वो बीज के अंदर या सीड में विकसित हो जाता है, और जो ओवेरी है वो कैसी हो जाती है, फल के रूप में विकसित हो जाती है। ये हमको प्लांट्स के अंदर या पौधों के अंदर, पुष्पीय पौधों के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आज का जो लेक्चर है उसके अंतर्गत हमने जो पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसको आगे कंटिन्यू किया है, जिसके अंतर्गत हमने जो चर्चा की थी युग्मक निर्माण के दौरान सेल ल्यूजन, जिसमें हमने 2 प्रकार के कोशिका विभाजन के बारे में बात करी है, जिसमें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन बताया था, और जिसमें बताया था कि यदि अगुणित ऑर्गेनिज्म है, अगुणित कोई जीव है, तो उसमें युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, गेमेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होगी उसमें समसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन इसमें जाइगोट के अंतर्गत होगा, युग्मनस के अंतर्गत होगा। वहीं यदि द्विगुणित ऑर्गेनिज्म है या डिप्लॉइड कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसमें युग्मनस गेमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है या युग्मक निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें अर्धसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होगा, जिससे अगुणित युग्मक बनेंगे। और तो जितने भी युग्मक होंगे, चाहे वो आपके अगुणित या हेप्लॉइड पेरेंट्स के माध्यम से बने या डिप्लॉइड पेरेंट्स के माध्यम से बने, लेकिन वो कैसे होंगे, सदैव अगुणित ही रहेंगे। ये आपको हमने चर्चा की। उसके बाद में युग्मक ट्रांसफ़र के बारे में बात करें तो वेरियस जो मीडियम्स होते हैं उसके माध्यम से गैमेट्स का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर हवा, पानी, और हम बताएं कि कुछ ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट्स के माध्यम से भी इसमें होते हैं। और हमने बताया था कि जो
मेल गेमिट होता है वो कैसा होता है, मोटाइल, अधिकांश केस में मोटाइल होता है, और फीमेल गेमिट कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो मेल गेमिट को फीमेल गेमिट तक पहुंचाना या दोनों युग्मकों को पास में लाने की जो प्रक्रिया है वो गेमिट ट्रांसफ़र कहलाती है। ठीक है। उसके बाद हमने चर्चा करी थी फर्टिलाइजेशन के बारे में, निषेचन के बारे में। तो निषेचन की जो प्रक्रिया है उसमें दोनों युग्मकों का संलयन होता है, जिसके दोनों युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। तो अगुणित युग्मक आपस में फ्यूज़ होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करेंगे। यह प्रक्रिया आपकी निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इसी के दौरान हमने असनिषेक जनन बताया था या पार्थिनोजेनेसिस बोला था, जिसमें मादा युग्मक जो है अगुणित युग्मक आगे विकसित होकर ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो जीव होगा, वो भी कैसा होता है, अगुणित ही बनता है। तो इसका एग्जांपल हमको मधुमक्खियों के अंदर, रोटीफर्स के अंदर देखने को मिलता है। इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। आगे हम जो चर्चा करते हैं कि हमने युग्मक संलयन कहाँ पर होता है, तो इसमें निषेचन का प्रकार इस आधार पर हमने बता दिया, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन जो होगा वो शरीर के बाहर होगा, और आंतरिक निषेचन जो होता है वो शरीर के अंदर होता है। ठीक है। आगे हमने जो चर्चा की वो निषेचन पश्च घटनाएं या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो इसको हमने दो बताया था, एक जाइगोट फॉर्मेशन और एक दूसरा हमने बताया था एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जाइगोट फॉर्मेशन चूँकि पिछला अपन ने जो अभी तक पढ़ा है उसके अंतर्गत समझ में आ चुका है कि दो युग्मकों, अगुणित युग्मकों के मिलने से या उनके संलयन होने से जो द्विगुणित संरचना बनती है वही जाइगोट होता है। जाइगोट आगे चल के आपका क्या करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। यहाँ पर एक और चीज़ हमने देखी थी कि कुछ फंजाई और कवक, मतलब फंजाई और सेवाल्स है, उनके अंदर जाइगोट के चारों ओर जो एक मोटी भित्ति बन जाती है जो इनको एडवर्स कंडीशन के अंदर प्रोटेक्ट करती है, जो आगे ये जर्मिनेट होकर, जब भी इनका फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जर्मिनेट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। उसके पश्चात हमने एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करी। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर दो इवेंट्स होगी, एक सेल डिवीज़न और सेल डिफ्रेंशिएशन होगी। इसके बारे में हम और आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके प्रकार से हमने युग्मनज के डेवलपमेंट के आधार पर हमने दो प्रकार के जीव बताए हैं, दो श्रेणियाँ बताई है जंतुओं की। उसमें एक ओविपेरस जो कि अंडे देने वाले आते हैं, और जो नेक्स्ट बताया था वो आता था विविपेरस, जो कि शिशु को जन्म या पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं, उसको हम विविपेरस कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है जिसका नाम सजीवों में जीवों में जनन, वो आज पूर्ण हो चुका है। कल जो हम चर्चा करेंगे वो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जो है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नावली लेकर आएंगे और उसको हम हल करेंगे। ठीक है। तो पुनः हम मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।